हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एसके चैनल पर। जैसा कि हम लोग का सब्जेक्ट चल रहा है सॉइल मैकेनिक्स, हम लोगों ने 6 टॉपिक कवर कर लिए हैं सॉइल मैकेनिक्स के थ्योरेटिकल में। यानी 3 वीडियो हमारे हो चुके हैं और 2 सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल्स और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उनका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। और आज हम लोग फिर से करेंगे 50 क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से। आज का हमारा टॉपिक है सीपेज एनालिसिस और इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल। 2 टॉपिक हैं, सीपेज एनालिसिस, इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल। इन 2 टॉपिक पे हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं पहले सवाल पर। सीपेज एनालिसिस का पहला सवाल हमारा है, द एंगल बिटवीन फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स इन ए फ्लो नेट इज यूजली। एक फ्लो नेट में फ्लो लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन्स के बीच एंगल कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो हमारा फ्लो लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन्स के बीच हमारा एंगल हमारा था 90 डिग्री। क्या था? 90 डिग्री। और इक्विपोटेंशियल फ्लो लाइन्स जो है, फ्लो लाइन्स पाथ ऑफ सीपेज को रिप्रेजेंट करता है और इक्विपोटेंशियल लाइन्स इक्वल हेड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, राइट एंगल होता है। इक्विपोटेंशियल लाइन्स और फ्लो लाइन्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, द प्राइमरी यूज ऑफ ए फ्लो नेट इज टू रिप्रेजेंट। फ्लो नेट क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका प्राइमरी यूज क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, फ्लो नेट का क्या यूज होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा फ्लो नेट। तो हमारा फ्लो नेट जो है मेनली यूज्ड फॉर सीपेज विजुअलाइजेशन। सीपेज विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग फ्लो नेट का यूज करते हैं। फ्लो नेट हेल्प करता है सीपेज पाथ को देखने में, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और अपलिफ्ट प्रेशर को नोटिस करने में। तो हमारा ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, ए गुड फ्लो नेट हैज विच कैरेक्टरिस्टिक। एक अच्छे फ्लो नेट में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कौन कौन सी अच्छाइयाँ होती हैं। तो एक अच्छे फ्लो नेट में स्क्वायर लाइक मेसेस होते हैं, स्क्वायर लाइक मेश होते हैं। मेश शुड बी अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर फॉर करेक्ट लैप्लास सोल्यूशन। यानी एक अच्छे फ्लो नेट में हमारा जो फ्लो नेट है स्क्वायर लाइक मेश होता है उनमें। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है, अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर मेश होता है। कैसा होता है? स्क्वायर मेसेस होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, बाउंड्री कंडीशंस इन फ्लो नेट कंस्ट्रक्शन आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। फ्लो नेट में बाउंड्री कंडीशंस किस बेस पे डिसाइड की जाती हैं। फ्लो नेट में बाउंड्री कंडीशन किस बेस पे डिसाइड की जाती है, ये पूछ रहा है। तो बाउंड्री कंडीशंस आर बेस्ड ऑन हेड बाउंड्रीज एंड इम्परमेबल सरफेसेस। फ्लो लाइंस तो हमारा जो है बाउंड्री कंडीशंस डिसाइड की जाती हैं किस आधार पर? हेड बाउंड्रीज एंड इम्परमेबल सरफेसेस के बेस पे। इम्परमेबल सरफेस और हेड बाउंड्रीज के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं बाउंड्री कंडीशंस। हमारा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाउंड्री कंडीशंस are based on head boundaries and impermeable surfaces. ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, हाउ डू फ्लो लाइन्स बिहेव along an impervious boundary। एक impervious बाउंड्री के along फ्लो लाइन्स कैसे बिहेव करती हैं। तो impervious बाउंड्री पर फ्लो लाइन्स रन पैरेलल। तो फ्लो लाइन्स इम्परवियस बाउंड्री के पैरेलल रन करती हैं।
इम्परवियस बाउंड्री के पैरेलल रन करती मेरी फ्लो लाइंस। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। फ्लो लाइंस रन पैरेलल टू द बाउंड्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है इक्विपोटेंशियल लाइंस रिप्रेजेंट्स। इक्विपोटेंशियल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? तो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि इक्विपोटेंशियल लाइंस इक्वल हेड को डिनोट करती हैं। इक्विपोटेंशियल लाइंस इक्वल हेड को डिनोट करती हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। इक्विपोटेंशियल लाइंस इक्वल हेड को डिनोट करती हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है फ्लोनेट कैन qualitatively estimate which of the following। फ्लोनेट qualitatively estimate which of the following किसके थ्रू qualitatively estimate करते हैं फ्लोनेट को? तो फ्लोनेट कैन qualitatively estimate सीपेज डिस्चार्ज ट्रेंड। तो सीपेज डिस्चार्ज ट्रेंड के क्वालिटेटिवली एस्टिमेट करते हैं हम लोग फ्लोनेट को। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है द मेन फंक्शन ऑफ ए सीट पाइल कट ऑफ। सीट पाइल कट ऑफ का मेन फंक्शन क्या होता है? तो सीट पाइल कट ऑफ का मेन फंक्शन होता है हमारा लेंथन सीपेज पाथ। क्या काम होता है? लेंथन सीपेज पाथ। सीपेज पाथ को बढ़ाना पाइल कट ऑफ का मेन फंक्शन होता है। जो हमारा सीपेज हो रहा है जिस पाथ के थ्रू, उस पाथ को बढ़ा देना काम होता है पाइल कट ऑफ का। ऑप्शन हमारा बी सही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल पाइपिंग अंडर सीट पाइल्स इज। मोस्ट इफेक्टिव कौन सा वे है पाइपिंग अंडर कंट्रोल करने के लिए, पाइपिंग को कंट्रोल करने के लिए अंडर सीट पाइल्स? तो अंडर सीट पाइल्स पाइपिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है इंक्रीजिंग कट ऑफ डेप्थ। कट ऑफ डेप्थ को बढ़ा देना। इंक्रीजिंग कट ऑफ डेप्थ को बढ़ा देना सबसे इफेक्टिव वे है पाइपिंग को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इससे होगा क्या? अगर हम कट ऑफ को इंक्रीज कर देंगे, सीपेज पाथ बढ़ जाएगा। सीपेज पाथ बढ़ जाएगा तो एग्जिट ग्रेडियंट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है द मोस्ट क्रिटिकल कंसर्न एट द डाउनस्ट्रीम टो ऑफ एन अर्थन डैम इज। मोस्ट क्रिटिकल कंसर्न कौन सा होता है डाउनस्ट्रीम टो पर अर्थन डैम के लिए? तो एट डाउनस्ट्रीम टो प्रॉब्लम इज इक्वल टू हीविंग एंड पाइपिंग। क्या होती है? हीविंग एंड पाइपिंग। मोस्ट क्रिटिकल कंसर्न होता है एट द डाउनस्ट्रीम टो ऑफ एन अर्थन डैम इज हीविंग एंड पाइपिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। यहाँ पे क्या होता है? एग्जिट ग्रेडियंट मैक्सिमम हो जाता है जिससे पाइपिंग डेवलप हो जाता है, मतलब पाइपिंग की कंडीशंस बन जाती है। हमारा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। टू ड्रेन इन एन अर्थन डैम फाउंडेशन सर्व्स मेनली टू। एक टो ड्रेन अर्थन डैम में मेनली क्या करता है? तो टो ड्रेन क्या करता है? रिड्यूस करता है अपलिफ्ट प्रेशर को। क्या करता है? टो ड्रेन अर्थन डैम में क्या करता है? रिड्यूस करता है अपलिफ्ट प्रेशर को। अपलिफ्ट प्रेशर को रिड्यूस करता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। रिड्यूस डाउनस्ट्रीम अपलिफ्ट। ऑप्शन हमारा बी सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा द पर्पज ऑफ एन अपस्ट्रीम इम्परवियस ब्लैंकेट इज टू। इम्परवियस ब्लैंकेट का अपस्ट्रीम साइड में इम्परवियस ब्लैंकेट का पर्पस क्या होता है? तो अपस्ट्रीम साइड में ब्लैंकेट का पर्पस होता है लेंथन सीपेज पाथ।
सीपेज पाथ को बढ़ा देना, लेंथन सीपेज पाथ को बढ़ा देना, ये काम होता है हमारा ब्लैंकेट का, इम्परवियस ब्लैंकेट का। ऑप्शन हमारा सी सही है, लेंथन सीपेज पाथ। कट ऑफ का भी यही काम था और इम्परवियस ब्लैंकेट का भी यही काम है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, क्राउडिंग ऑफ फ्लो लाइंस इन ए फ्लो नेट इंडिकेट्स। अगर फ्लो नेट में क्राउडिंग हो रही है फ्लो लाइंस की तो क्या इंडिकेट करता है? तो क्राउडिंग ऑफ फ्लो लाइंस इंडिकेट करता है हाई ग्रेडियंट एरिया, हाई ग्रेडियंट एरिया, हाई ग्रेडियंट एरिया। डेंसेस्ट फ्लो लाइंस कंसंट्रेटेड सीपेज, हाई सीपेज फोर्सेस डेवलप होते हैं। तुम्हारा ऑप्शन बी सही, हाई ग्रेडियंट जोन, हाई ग्रेडियंट जोन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। लाप्लास इक्वेशन अप्लाइज टू विच टाइप ऑफ फ्लो। किस टाइप के फ्लो के लिए लाप्लास इक्वेशन अप्लाई किया जाता है? तो लाप्लास इक्वेशन वैलिड फॉर किसके लिए वैलिड होता है? स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए लाप्लास इक्वेशन वैलिड होता है। और लाप्लास इक्वेशन क्या करता है? ये अज्यूम करता है डार्सीज लॉ को, स्टेडी स्टेट को, नो स्टोरेज। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए वैलिड होती है हमारी लाप्लास इक्वेशन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, फॉर लाप्लास इक्वेशन टू बी वैलिड इन सॉइल्स द अजम्पशन इज। अजम्पशन क्या होता है सॉइल का? लाप्लास इक्वेशन के वैलिड होने के लिए सॉइल का क्या अजम्पशन होता है लाप्लास इक्वेशन का वैलिड होने के लिए? तो सॉइल के कुछ अजम्पशन होते हैं कि सॉइल कैसा होना चाहिए हमारा? होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। अजम्पशन क्या है? होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मीडियम होना चाहिए, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक मीडियम होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, ए कॉमन टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन इन ए फ्लो नेट इज। एक फ्लो नेट में कॉमन टाइप का बाउंड्री लेयर क्या होता है? तो कॉमन बाउंड्री लेयर हमारा होता है स्पेसिफिक टोटल हेड। स्पेसिफिक टोटल हेड हमारा कॉमन बाउंड्री कंडीशन होता है। तो हमारा ऑप्शन स्पेसिफाइड टोटल हेड, स्पेसिफाइड टोटल हेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पेसिफाइड टोटल हेड। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा, रिलीफ वेल्स अंडर ए डैम फाउंडेशन आर प्रोवाइडेड मेनली टू। एक डैम फाउंडेशन में रिलीफ वेल्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या उनका काम होता है? तो रिलीफ वेल्स रिड्यूस करते हैं अपलिफ्ट प्रेशर को, क्या करते हैं? अपलिफ्ट प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है? डिस्चार्ज कंट्रोल होता है, डिस्चार्ज कंट्रोल होता है। तो रिड्यूस अपलिफ्ट प्रेशर, रिड्यूस अपलिफ्ट प्रेशर। रिलीफ वेल्स क्या करते हैं? अपलिफ्ट प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं डैम फाउंडेशन में। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, इन एम्बैंकमेंट इन एम्बेडमेंट डेप्थ ऑफ सीट पाइल इज इनसफिशिएंट, द मोस्ट लाइकली फेलियर इज। अगर हमारा सीट पाइल का डेप्थ इनसफिशिएंट है तो किस टाइप का फेलियर हो सकता है? तो अगर हमारा एम्बेडमेंट में सीट पाइल का डेप्थ इनसफिशिएंट है तो हाँ बॉइलिंग या पाइपिंग फेलियर हो सकता है, बॉइलिंग या पाइपिंग फेलियर हो सकता है। ऑप्शन हमारा ए सही है, बॉइलिंग पाइपिंग फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, इन सीपेज अंडर ए डैम द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज मैक्सिमम एट। एक अंडर डैम में सीपेज इन सीपेज अंडर ए डैम द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मैक्सिमम कब होता है? तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मैक्सिमम होता है डाउनस्ट्रीम टो पर। हियर सीपेज इमर्जेस एग्जिट ग्रेडियंट हाईएस्ट। तो हाईएस्ट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहाँ पे होता है? हाईएस्ट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हमारा डाउनस्ट्रीम टो पर। कहाँ पे? डाउनस्ट्रीम टो पर। ऑप्शन हमारा
सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। तो इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ फ्लो, तो इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ ए फ्लो नेट वन शुड, फ्लो नेट की एक्यूरेसी इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो फ्लो नेट की एक्यूरेसी इम्प्रूव करने के लिए प्रॉपर बाउंड्री स्केच बनाना चाहिए, इटरेटिव रिफाइनमेंट देना चाहिए, प्रॉपर बाउंड्री स्केच एंड इटरेटिव रिफाइनमेंट देना चाहिए। क्या करना चाहिए? फ्लो नेट्स नीड्स सिस्टमेटिक ड्राइंग नॉट रैंडम, एक सिस्टमेटिक स्केच होना चाहिए, एक प्रॉपर बाउंड्री स्केच होना चाहिए और इंटरेटिव रिफाइनमेंट होना चाहिए। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, कट ऑफ वॉल्स आर ऑफन कंबाइंड विद फिल्टर्स टू, कट ऑफ वॉल्स को प्रायः फिल्टर के साथ कंबाइन किया जाता है, किस लिए? तो कट ऑफ फिल्टर के साथ कंबाइन करने पर ड्रेनेज सेफ रहता है। क्या? ड्रेनेज सेफ रहता है। तो सेफली ड्रेनेज सीपेज वाटर, सेफली ड्रेन सीपेज वाटर, सीपेज वाटर को सेफली ड्रेन करने के लिए कट ऑफ वॉल्स को कंबाइन कर देते हैं हम लोग फिल्टर्स के साथ में। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, इन एनाइसोट्रॉपिक सॉइल, इन एनाइसोट्रॉपिक सॉइल फ्लो नेट इज एडजस्टेड बाय, एनाइसोट्रॉपिक सॉइल में फ्लो नेट किसके थ्रू एडजस्ट किया जाता है? तो एनाइसोट्रॉपिक सॉइल में ज्योमेट्रिक स्केलिंग के थ्रू, ज्योमेट्री स्केलिंग के थ्रू हम लोग एडजस्ट करते हैं फ्लो नेट को। फ्लो नेट इज एडजस्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग कोऑर्डिनेट्स, यानी ज्योमेट्री स्केलिंग से। ऑप्शन हमारा ए सही है, ज्योमेट्री स्केल ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग एनाइसोट्रॉपिक सॉइल में फ्लो नेट को एडजस्ट करते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द फेरेटिक लाइंस इन स्पेशली important in, the ferritic lines is especially important in, ferritic lines especially किस में important होती हैं? तो ferritic lines अर्थन डैम में स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये क्या करती हैं? रिप्रेजेंट करती हैं सीपेज लाइन को, गवर्न करती हैं इसकी स्टेबिलिटी को। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, अर्थन डैम में फेरेटिक लाइंस इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, सीपेज फेस इज डिफाइंड एज, सीपेज फेस को कैसे डिफाइन करते हैं? तो सीपेज फेस डिफाइंड एज डाउन स्ट्रीम सरफेस वेयर वाटर एग्जिस्ट, तो डाउन स्ट्रीम सरफेस वेयर वाटर इमर्जेस, डाउन स्ट्रीम सरफेस वेयर वाटर इमर्जेस, वो क्या है? सीपेज फेस हमारा है। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। The fact that Laplace equation is a harmonic function indicates, वह कौन सा फैक्ट है जो लाप्लास इक्वेशन को हार्मोनिक फंक्शन के रूप में इंडिकेट करता है? तो लाप्लास हार्मोनिक फंक्शन के रूप में इंडिकेट करता है नो लोकल मैक्सिमम या मिनिमा इनसाइड डोमेन। क्या होता है? नो मैक्सिमम मिनिमा इनसाइड डोमेन, नो लोकल मैक्सिमा मिनिमा इनसाइड डोमेन। ये क्या इंडिकेट करता है? ये हार्मोनिक फंक्शन को इंडिकेट करता है लाप्लास इक्वेशन में। तो ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ से हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल के सवाल शुरू होते हैं, तो इस टॉपिक पे पहले सवाल पे चलते हैं। द बेसिक आइडिया ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इज बेस्ड ऑन, इफेक्टिव स्ट्रेस का बेसिक आइडिया किस पर बेस्ड है? तो इफेक्टिव स्ट्रेस का बेसिक आइडिया बेस्ड है स्ट्रेस कैरिंग बाय सॉइल स्केलेटन, सॉइल स्केलेटन के थ्रू जो स्ट्रेस कैरी किया जा रहा है उस पर बेस्ड है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस। सॉइल स्केलेटन मतलब सॉइल के पार्टिकल्स पर जो स्ट्रेस कैरी किया जा रहा है उस पर बेस्ड है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैरिड बाय सॉइल स्केलेटन, स्ट्रेस कैरिड बाय सॉइल स्केलेटन, इस पर बेस्ड है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस।
तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, इन सेचुरेटेड सॉइल इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर लीड्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर एक सेचुरेटेड सॉइल में पोर वाटर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर एक सेचुरेटेड सॉइल में पोर वाटर प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा क्यों? क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस का फार्मूला हमारा होता है इफेक्टिव स्ट्रेस यानी सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगर पोर वाटर प्रेशर बढ़ाएंगे एक सेचुरेटेड सॉइल में अगर हम पोर वाटर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगी। चलते हैं अगले सवाल पर। टोटल स्ट्रेस इज रिलेटेड टू, टोटल स्ट्रेस किससे रिलेटेड होता है? तो टोटल स्ट्रेस हमारा रिलेटेड होता है कंबाइंड लोड ऑफ सॉलिड्स एंड पोर फ्लूइड्स। तो टोटल स्ट्रेस रिलेटेड होता है कंबाइंड वेट या लोड ऑफ सॉलिड्स प्लस पोर फ्लूइड। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, इफेक्ट ऑफ कैपिलरी राइज ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस इज। अगर कैपिलरी इफेक्ट ऑफ कैपिलरी राइज का क्या इफेक्ट होता है इफेक्टिव स्ट्रेसेस में? कैपिलरी राइज का क्या इफेक्ट होता है इफेक्टिव स्ट्रेसेस में, ये पूछ रहा है। तो कैपिलरी राइज होने से इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है। अगर कैपिलरी राइज करता है तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, इंक्रीजेस इफेक्टिव स्ट्रेस। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, पोर वाटर प्रेशर इन कैपिलरी जोन इज जनरली। पोर वाटर प्रेशर कैपिलरी जोन में क्या होता है जनरली? तो पोर वाटर प्रेशर कैपिलरी जोन में नेगेटिव होता है। पोर वाटर प्रेशर कैपिलरी जोन में नेगेटिव होता है क्यों? क्योंकि वाटर अंडर टेंशन बिलो वाटर टेबल हो जाता है। तो पोर वाटर प्रेशर इन कैपिलरी जोन इज जनरली नेगेटिव। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पोर प्रेशर इन कैपिलरी जोन इज इक्वल टू नेगेटिव इन टेंशन। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, सबमर्ज्ड यूनिट वेट इज रिलेवेंट इन। सबमर्ज्ड यूनिट वेट किस में रिलेवेंट होता है? तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट रिलेवेंट फॉर सॉइल इमर्ज्ड इन वाटर। Submerged unit weight is relevant in soil mass immersed in water. Soil mass immersed in water. ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। When water table rises in foundation soil, effective stress usually। अगर वाटर टेबल राइज कर रही है, अगर वाटर टेबल राइज कर रही है फाउंडेशन में, तो फाउंडेशन ऑफ सॉइल में, तो इफेक्टिव स्ट्रेस यूजुअली क्या होगी? तो अगर राइज ऑफ वाटर टेबल हो रहा है, अगर वाटर टेबल राइज कर रही है फाउंडेशन सॉइल में, तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा। तो क्या होगा? इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा क्यों? क्योंकि बिकॉज पोर प्रेशर राइजेस, पोर प्रेशर राइज होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होता है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर फाउंडेशन में वाटर टेबल राइज कर रही है, फाउंडेशन सॉइल में अगर वाटर टेबल राइज कर रही है, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीजेस यानी इफेक्टिव स्ट्रेस कम होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। पोर वाटर प्रेशर इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय। पोर वाटर प्रेशर मोस्टली किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है? तो पोर वाटर प्रेशर डिपेंड्स ऑन वाटर टेबल पोजीशन एंड हेड। किस पे डिपेंड करता है? पोर वाटर प्रेशर डिपेंड करता है वाटर टेबल पोजीशन पर और एक्सटर्नल हेड पर। इस पर वाटर टेबल पोजीशन पर और एक्सटर्नल हेड पर। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद। इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल
किसके साथ एसोसिएटेड है? तो इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद टरज़ागी। टरज़ागी कौन है? टरज़ागी हमारे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल टरज़ागी से रिलेटेड है और टरज़ागी हमारे क्या है? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है। चलते हैं अगले सवाल पर। द ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ कंसोलिडेशन इज। कंसोलिडेशन का ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या है? तो कंसोलिडेशन ड्राइवन बाय डिसिपेशन ऑफ पोर प्रेशर। कंसोलिडेशन ड्रिवन बाय डिसिपेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। डिसिपेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, इन क्विक सैंड कंडीशन सॉइल बिहेव्स लाइक। क्विक सैंड कंडीशन में सॉइल कैसे बिहेव करती है? तो क्विक सॉइल कंडीशन में सॉइल हमारे बॉइलिंग या सस्पेंशन लाइक बिहेव करती है। क्विक सैंड कंडीशन में सॉइल हमारी बॉइलिंग या सस्पेंशन लाइक बिहेव करती है। ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं, क्यों? क्योंकि क्विक सैंड कंडीशन में हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है, इसलिए सॉइल हमारी फ्लूइड की तरह बिहेव करती है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्विक सैंड कंडीशन इज मोर लाइकली इन। क्विक सैंड कंडीशन किस में अक्योर रहती है, किस में देखने को ज़्यादा मिलती है? तो क्विक सैंड कंडीशन क्लीन फाइन सैंड में ज़्यादा देखने को मिलती है। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉइलिंग इन सॉइल फाउंडेशन इंडिकेट्स। अगर सॉइल फाउंडेशन में बॉइलिंग हो रहा है तो उस क्या इंडिकेट करता है? तो इंडिकेट क्या करता है? अगर बॉइलिंग हो रहा है तो इसका मतलब है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर। इसका मतलब है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर, यानी वहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट प्रेशर नहीं है, सॉइल पार्टिकल लूज हो चुके हैं इंटरलॉक में और फ्लूइड की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, ड्यूरिंग अपवर्ड सीपेज पोर प्रेशर एक्ट्स इन विच डायरेक्शन। जब हमारा सीपेज अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पोर प्रेशर किस दिशा में एक्ट करता है? तो अपवर्ड सीपेज में पोर वाटर प्रेशर या पोर प्रेशर एक्ट्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अपवर्ड एक्ट करता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, ड्यूरिंग डाउनवर्ड सीपेज इफेक्टिव स्ट्रेस यूजुअली। डाउनवर्ड सीपेज में इफेक्टिव स्ट्रेस यूजुअली क्या होती है? तो डाउनवर्ड सीपेज में इफेक्टिव स्ट्रेस हमारी इंक्रीज होती है। डाउनवर्ड सीपेज में ड्यूरिंग डाउनवर्ड सीपेज इफेक्टिव स्ट्रेस यूजुअली इंक्रीजेस। क्या होती है? इंक्रीज करती है हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, व्हेन वाटर टेबल लाइज वेल बिलो ग्राउंड सरफेस नियर सरफेस सॉइल सोर्स। जब हमारा वाटर टेबल लाई करता है वेल बिलो ग्राउंड सरफेस तो नियर सरफेस सॉइल कैसा शो होता है? तो नियर सरफेस सॉइल हमारा कैपिलरी फंक्शन शो करता है। क्या करता है? कैपिलरी फंक्शन शो करता है। कैपिलरी फंक्शन शो करता है। ये सॉइल होल्ड्स वाटर इन टेंशन। सॉइल हमारा वाटर को टेंशन में होल्ड करता है। ऑप्शन बी सही है, कैपिलरी फंक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल। इन सैचुरेटेड क्ले अंडर सडन लोडिंग पोर वाटर प्रेशर। एक सैचुरेटेड क्ले में अगर सडन लोडिंग हो रहा है तो पोर वाटर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो सडन लोडिंग से, एक सैचुरेटेड सॉइल में सडन लोडिंग से पोर प्रेशर हाई इनिशियली देन डिसिपिएट्स, यानी इनिशियली हाई हो जाता है उसके बाद डिसिपिएट होता है, यानी डिक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर कोई सडन लोडिंग आ रही है सैचुरेटेड क्ले पर तो सबसे पहले पोर वाटर प्रेशर इनिशियली हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद डिक्रीज होगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे। चलते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल हमारा है, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस जनरली अफेक्ट shear स्ट्रेंथ एज। अगर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस यानी इफेक्टिव स्ट्रेस अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका shear स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मोर इफेक्टिव स्ट्रेस, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा ज़्यादा होता है तो shear स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। इफेक्टिव स्ट्रेस जितना ज़्यादा shear स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा shear स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। इन सबमर्ज्ड कंडीशन अपरेंट यूनिट वेट इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। एक सबमर्ज्ड कंडीशन में अपरेंट यूनिट वेट रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, क्यों? तो अपरेंट वेट रिडक्शन ड्यू टू बायनेंसी फोर्स, बायनेंसी फोर्स के कारण, बायनेंसी इफेक्ट्स के कारण हमारा अपरेंट यूनिट वेट रिड्यूस होता है, बायनेंसी इफेक्ट के कारण। तो ऑप्शन बी सही है, बायनेंसी इफेक्ट के कारण। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, अपलिफ्ट प्रेशर इज मोस्ट क्रिटिकल एट। अपलिफ्ट प्रेशर मोस्ट क्रिटिकल कहाँ पर होता है? तो अपलिफ्ट प्रेशर क्रिटिकल होता है एट बेस या स्लैब अंडर साइड, बेस या स्लैब के अंडर साइड में हमारा अपलिफ्ट प्रेशर मोस्ट क्रिटिकल होता है, बेस या स्लैब के अंडर साइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंडर साइड बेस या स्लैब के। क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट्स अपवर्ड, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा अपवर्ड एक्ट करता है। चलते हैं अगले सवाल पर। आफ्टर रेनफॉल व्हेन वाटर टेबल राइजेस बेसमेंट स्लैब में फेस। रेनफॉल यानी बारिश के बाद अगर वाटर टेबल हमारी राइज करती है तो बेसमेंट स्लैब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? तो अपलिफ्ट प्रेशर नहीं, रेनफॉल, आफ्टर रेनफॉल अपलिफ्ट प्रेशर इंक्रीज करता है। जब वाटर टेबल हमारी बढ़ती है, जब वाटर टेबल इंक्रीज करेगी, राइज करेगी, तो हमारा अपलिफ्ट प्रेशर इंक्रीजेस करता है, यानी अपलिफ्ट प्रेशर बढ़ता है बेसमेंट स्लैब में। बेसमेंट स्लैब में क्या होता है, अपलिफ्ट प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज अपलिफ्ट प्रेशर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंक्रीज अपलिफ्ट प्रेशर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, इन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल पोर एयर प्रेशर इन इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल इज। एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए पोर एयर प्रेशर इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल क्या है? तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए पोर एयर प्रेशर में बी कंसिडर्ड सेपरेटली। क्या करता है? में बी कंसिडर्ड सेपरेटली, अलग से कंसिडर किया जाता है पोर एयर प्रेशर को। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, में बी कंसिडर्ड सेपरेटली। क्यों? क्योंकि टरजागी के जनरल प्रिंसिपल में केवल फुल सैचुरेशन को ही वैलिड किया गया है, वहाँ पर एयर की कोई बात नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला हमारा सवाल है, इफेक्ट ऑफ एन आइसोट्रोपिक परमेबिलिटी ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस प्रिंसिपल इज। एन आइसोट्रोपिक परमेबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस प्रिंसिपल पर? तो एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट प्रिंसिपल अनचेंज्ड ओनली फ्लो चेंज। क्या होता है? प्रिंसिपल रिमेन सेम, यानी प्रिंसिपल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। एन आइसोट्रोपिक परमेबिलिटी से प्रिंसिपल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। ड्यूरिंग पंपिंग टेस्ट ड्रॉ डाउन इन एक्वाफर फाउंडेशन मेनली काजेस। पंपिंग टेस्ट के दौरान ड्रॉ डाउन इन एक्वाफर फाउंडेशन मेनली काजेस, फाउंडेशन किसे मेनली क्या होता है? तो पंपिंग ड्रॉ डाउन में पोर प्रेशर डिक्रीज होता है। क्या होता है? पोर प्रेशर डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन पोर प्रेशर, डिक्रीज इन पोर प्रेशर। क्यों? क्योंकि वाटर लेवल रिड्यूस होता है, संक्शन इंक्रीज होता है, जिसके कारण पोर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज इन पोर प्रेशर, ऑप्शन हमारा बी सही, डिक्रीज इन पोर प्रेशर, डिक्रीज इन पोर प्रेशर। चलते हैं अगले सवाल पर। आज का हमारा लास्ट सवाल है,
ऑन मेजर एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रेनेज लेयर बिहाइंड रिटेनिंग वॉल इज। रिटेनिंग वॉल के पीछे मेजर रिटेनिंग वॉल के पीछे ड्रेनेज लेयर प्रोवाइड करने का मेजर एडवांटेज क्या होता है? तो इससे होता क्या है, रिड्यूस पोर प्रेशर रिड्यूस होता है, इंक्रीज होता है इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है और पोर प्रेशर रिड्यूस होता है, रिड्यूसेस पोर प्रेशर एंड इंक्रीजेस इफेक्टिव स्ट्रेस। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे आज के 50 क्वेश्चन। अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा हो, सवाल अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, उससे हमें ताकत मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अगर आप लोग को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, सवाल पसंद आ रहे हो, अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ, 50 क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।